वेलकम टू द सीरीज ऑफ बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2026। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ 2026 के लिए जो हमने लार्ज कैप फंड सिलेक्ट किया है उसकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें कि हम बात करेंगे कि हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो किया है, किन फैक्टर्स को कंसिडर किया है लार्ज कैप फंड सिलेक्ट करने के लिए 2026 के लिए। तो मेरा नाम है करण कुमार और चलिए अब हम समझते हैं 2026 के लिए लार्ज कैप फंड सिलेक्शन की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस को। अब जब भी हम एक लार्ज कैप फंड सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में पॉपअप होता है वो ये होता है कि हमें एक एक्टिव फंड की तरफ जाना चाहिए या फिर एक पैसिव फंड की तरफ जाना चाहिए। अब इन दोनों ही फंड्स के अंदर अगर मैं आप लोगों को डिफरेंस समझाऊं सिंपल टर्म्स में, तो एक्टिव फंड बेसिकली हमारे वो फंड्स होते हैं जहां पर कि फंड मैनेजर अपनी तरफ से एफर्ट्स डालता है, यानी कि अपनी तरफ से रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है हमारे फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पैसिव फंड्स की बात करें तो पैसिव फंड्स में फंड मैनेजर का एज सच कोई एफर्ट नहीं होता अच्छी रिटर्न लाने के लिए। तो ये एक डिफरेंस होता है एक एक्टिव फंड के अंदर और एक पैसिव फंड के अंदर। अब क्योंकि एक्टिव फंड के अंदर फंड मैनेजर एफर्ट्स डालता है, यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक्टिव फंड के अंदर अगर हम कॉस्ट देखते हैं तो वो हमें पैसिव फंड के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलती है। पैसिव फंड में हमें इसलिए कम देखने को मिलती है क्योंकि वहां फंड मैनेजर अपने कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा। एक्टिव फंड में क्योंकि एफर्ट्स डाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट हमें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जब भी हम एक लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हमारा पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो 100 सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अंदर ही हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो देखा जाए तो यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए फंड मैनेजर के पास जो चॉइस ऑफ स्टॉक्स है वो बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 100 स्टॉक्स की। अब जब यहां पर चॉइस ऑफ स्टॉक्स ही लिमिटेड है, यानी कि फंड मैनेजर के पास इतना ज्यादा स्कोप नहीं है अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स शो करने का, तो फिर हम एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करके ज्यादा कॉस्ट क्यों पे करें। तो इसलिए कॉस्ट के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि जो चॉइस ऑफ स्टॉक्स है इस कैटेगरी के अंदर वो लिमिटेड है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर सिलेक्ट करा कि हमें एक पैसिव फंड की तरफ जाना चाहिए ना कि एक एक्टिव फंड की तरफ। अब पैसिव फंड के अंदर भी हमें बहुत से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड, ईटीएफ, फंड्स ऑफ फंड्स एक्सेट्रा। अगर मैं सबसे पहले इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ की बात करूं तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ ये दोनों ही एक तरीके से काम करते हैं, यानी कि ये दोनों ही एक पर्टिकुलर इंडेक्स को मिमिक करते हैं, ट्रैक करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी कॉस्ट की, तो अगर हम ईटीएफ की कॉस्ट देखें ऊपर ऊपर से तो वो हमें इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में कम ही देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि ईटीएफ को एक्सचेंज के थ्रू बाय किया जाता है तो इसलिए यहां पर हमें जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज जैसे चार्जेस भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों की ही कॉस्ट हमें ऑलमोस्ट बराबर देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें फंड्स ऑफ फंड्स की, तो फंड्स ऑफ फंड्स के अंदर तो हमें इंडेक्स फंड और ईटीएफ से भी ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, क्योंकि फंड्स ऑफ फंड्स बेसिकली हमारे वो फंड्स होते हैं जो कि स्टॉक सिलेक्ट नहीं करते इन्वेस्टमेंट के लिए, ये बेसिकली अच्छे म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहां पर क्या होता है, एक तरीके से यहां पर हम दो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक तो फंड्स ऑफ फंड्स में और दूसरा वो फंड्स ऑफ फंड जिस फंड में कर रहा है वो। तो यहां पर हमें डबल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, एक तो फंड्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की और दूसरा वो जो फंड्स ऑफ फंड्स दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कॉस्ट भी हमसे ही चार्ज की जाती है। तो इसलिए फंड्स ऑफ फंड्स के अंदर हमें डबल कॉस्ट देखने को मिलती है। तो इसलिए फंड्स ऑफ फंड्स तो बिल्कुल भी सुटेबल ऑप्शन नहीं है हमारा पैसिव फंड के अंदर। इंडेक्स फंड और ईटीएफ की अगर हम बात करें तो इन दोनों के अंदर हमें कॉस्ट ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिलती है, लेकिन इंडेक्स फंड के अंदर हमें एक स्पेशल फीचर देखने को मिलता है जो कि हमें ईटीएफ के अंदर देखने को नहीं मिलता, और वो है एक्सेसिबिलिटी। यानी कि अगर मैं ईटीएफ की बात करूं तो ईटीएफ क्योंकि नॉर्मल शेयर्स की तरह बाय सेल किए जाते हैं, तो इसलिए ईटीएफ को बाय करने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी हम उसको बाय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहां पर एक्सेसिबिलिटी जो है ईटीएफ को लेके वो लिमिटेड है। लेकिन अगर हम इंडेक्स फंड्स की बात करें तो इंडेक्स फंड्स को हम ब्रोकर के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट एएमसी से ही बाय कर सकते हैं, एएमसी की वेबसाइट पर जाकर। तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो हमें इंडेक्स फंड के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू ईटीएफ। तो इसलिए हमने पैसिव फंड के अंदर भी जो सिलेक्ट करा सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो हमने सिलेक्ट करा एक इंडेक्स फंड। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें एक इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है इस कैटेगरी के अंदर, लेकिन इंडेक्स फंड के अंदर भी हमें एक डायरेक्ट प्लान की तरफ जाना है या फिर एक रेगुलर प्लान की तरफ जाना है। अब अगर इन दोनों प्लान्स को हम कंपेयर करें तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, और वो क्या, अगर हम डायरेक्ट प्लान की बात करें तो डायरेक्ट प्लान के अंदर
हम जो फंड्स को बाय करते हैं वो हम डायरेक्टली एएमसी से बाय करते हैं, यानी कि हमारे बीच में और एएमसी के बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रेगुलर प्लान की बात करें तो रेगुलर प्लान के अंदर हम डायरेक्टली एएमसी से फंड्स को बाय नहीं करते हैं, एक थर्ड पर्सन के थ्रू, एक इंटरमीडियरी के थ्रू हम एएमसी से फंड्स को बाय करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक थर्ड पर्सन, एक इंटरमीडियरी देखने को मिल जाता है रेगुलर प्लान के अंदर, जो कि हमारा एक ब्रोकर हो सकता है, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। तो ये हमारा एक डिफरेंस होता है एक डायरेक्ट प्लान के अंदर और एक रेगुलर प्लान के अंदर। अब क्योंकि रेगुलर प्लान के अंदर हमारा एक इंटरमीडियरी इंक्लूड होता है, तो यहां पर हमें ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान, क्योंकि डायरेक्ट प्लान के अंदर कोई इंटरमीडियरी नहीं है। अब रेगुलर प्लान उन लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट रहता है जिन लोगों को हर एक स्टेप पर एक एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए, तो उन लोगों के लिए तो रेगुलर प्लान बढ़िया है। अदरवाइज जनरली अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया प्लान जो होता है वो डायरेक्ट प्लान ही होता है, जिसमें कि हम डायरेक्टली एएमसी से फंड्स को बाय करते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों को हर स्टेप पर एक एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए उनको रेगुलर प्लान की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज हमें जो सही लगता है उसके हिसाब से हमने सिलेक्ट करा एक डायरेक्ट प्लान। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें डायरेक्ट प्लान की तरफ जाना है, लेकिन डायरेक्ट प्लान के अंदर भी हमें ग्रोथ ऑप्शन की तरफ जाना है या फिर आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैश विड्रॉल ऑप्शन की तरफ जाना है। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क होता है? आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो लेट्स से मान के चलो कि हम निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी एनएवी अभी चल रही है 100 रुपए पे, और हमने 100 रुपए की एनएवी पर ही इन्वेस्टमेंट करी। कुछ टाइम बाद जाके अगर मान लो ये 100 रुपए की एनएवी हो गई 150, और निफ्टी 50 के अंदर क्योंकि 50 कंपनीज हैं, तो मान लो कुछ कंपनीज ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया। तो ये जो डिविडेंड अनाउंस किया जाता है कंपनीज की तरफ से और जो हमें एनएवी के ऊपर प्रॉफिट दिखता है, ये हमें इनकम के तौर पर आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाता है, जबकि ग्रोथ ऑप्शन के अंदर यही हमारी इनकम री इन्वेस्ट हो जाती है। अब आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन उन लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट रहता है जिन लोगों को एक रेगुलर इनकम चाहिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। अदरवाइज जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो रहता है वो रहता है हमारा ग्रोथ ऑप्शन, क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन के अंदर हमारी जितनी भी ये इनकम होती है ये री इन्वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मैच्योरिटी के टाइम पे जो हमारा कॉर्पस होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच भी जिन लोगों को रेगुलर इनकम चाहिए उन लोगों के लिए आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन बेस्ट है। अदरवाइज हमें जो सुटेबल लगता है उसके बेसिस पर हमने सिलेक्ट करा ग्रोथ ऑप्शन। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें इंडेक्स फंड की तरफ जाना है और उसके अंदर भी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन में, लेकिन इंडेक्स फंड भी कौन सा, एक मार्केट वेटेड इंडेक्स फंड या फिर एक इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क होता है? लेट्स से मान के चलो कि हम निफ्टी 50 के ही इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज हैं। अब मार्केट वेटेड इंडेक्स फंड के अंदर होता क्या है, निफ्टी 50 के अंदर हर कंपनी जिस पोर्शन में होगी उसी पोर्शन में फंड मैनेजर हमारे फंड्स को एलोकेट करेगा, यानी कि इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस 7% है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, तो हमारे फंड्स का भी 7% पार्ट ही रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो मार्केट वेटेड इंडेक्स फंड के अंदर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड की बात करें तो इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड के अंदर हमारा जितना भी पैसा होता है वो सभी 50 कंपनीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब जब भी हम एक लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर हमारा जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हमें एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन हमें सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें सेफ्टी भी चाहिए, इसलिए हम लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब मान लो कि अगर हम इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड की तरफ जाते हैं जहां पर कि हमारा पैसा सभी कंपनीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक तो वहां पर जो हमारी रिटर्न होगी वो हैम्पर होगी। क्यों? क्योंकि रिटर्न हमारी तभी इंडेक्स के बराबर आएगी जब हम उसी प्रोपोर्शन में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जिस प्रोपोर्शन में हर कंपनी उस इंडेक्स में। अदरवाइज रिटर्न इंडेक्स के बराबर तो आ नहीं सकती। साथ ही साथ जो हमारा रिस्क होगा वो भी बढ़ जाएगा, जिससे कि होगा क्या, हमारी सेफ्टी जो मेन कंसर्न होता है वो हमारी हैम्पर हो जाएगी। तो इसलिए इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड जो है वो ज्यादा बेस्ट, ज्यादा सुटेबल ऑप्शन नहीं माना जाता लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के माइंडसेट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहां पर जो हमने सिलेक्ट करा इन दोनों में से वो हमने सिलेक्ट करा मार्केट वेटेड इंडेक्स फंड। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमने इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, मार्केट वेटेड होना चाहिए, डायरेक्ट प्लान होना चाहिए, ग्रोथ ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा इंडेक्स होना चाहिए? निफ्टी 50, निफ्टी 100, सेंसेक्स या कोई दूसरा इंडेक्स? कौन से इंडेक्स के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो यहां पर हमारे काम आती है पीटर लिंच की एक कंसेप्ट जो कि है डाइवर्सिफिकेशन, वी वाला नहीं डब्ल्यू वाला। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पीटर लिंच ये बोलते हैं कि जब भी हम हद से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो वहां पर डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट की बजाय हमें डाइवर्सिफिकेशन का नुकसान देखने को मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं,
एवेंडस की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी बोला गया है कि जब हम 30 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट के लिए, तो वहां पर डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट होता है वो ना के बराबर हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों स्टडीज के बेसिस पे हमने जो डिसाइड करा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सेंसेक्स के अंदर, क्योंकि सेंसेक्स एक लौता ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर सिर्फ 30 कंपनीज है, उससे ज्यादा कंपनीज नहीं है। तो यहां पर सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पर हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अब हमें यह तो पता चल गया कि हमें सेंसेक्स के मार्केट वेटेड इंडेक्स फंड के डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद, इतने सारे फिल्टर्स लगाने के बाद भी हमारे पास 10 फंड्स बच रहे थे, जिनमें से हमें वो एक विनर फंड फाइंड आउट करना था 2026 में लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने अपना अगला फिल्टर लगाया, और वो था कि जितने भी फंड्स को 10 साल से कम का टाइम हुआ है लॉन्च हुए, उन सब फंड्स को हमने एलिमिनेट कर दिया। इसके पीछे का रीजन क्या था? होता क्या है, जो फंड्स हाल ही में लॉन्च हुए होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको हर तरीके की मार्केट सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करना चाहिए, कैसे उन सिचुएशन को हैंडल करनी चाहिए, वो नहीं पता होता। जैसे कि 2020 के बाद जितने भी फंड्स लॉन्च हुए, उन लोगों ने एक अच्छा बुल रन देखा होगा मार्केट के अंदर, तो उनको ये तो पता होगा कि हमें बुल रन में कैसा परफॉर्म करना है, बुल रन को कैसे हैंडल करना है, लेकिन उन्होंने मार्केट के अंदर एक क्रैश नहीं देखा होगा, तो उनको ये नहीं पता होगा कि हमें क्रैश के अंदर कैसा परफॉर्म करना है, क्रैश को कैसे हैंडल करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इन 10 फंड्स में से जितने भी फंड्स को लॉन्च हुए 10 साल से कम का टाइम पीरियड हुआ था, उन सब फंड्स को हमने यहां से एलिमिनेट कर दिया। तो इस फिल्टर को लगाने के बाद हमारे पास 10 में से सिर्फ 4 फंड्स ऐसे बचे जिनको लॉन्च हुए 10 साल से ज्यादा टाइम पीरियड हो चुका है। और वो जो 4 फंड्स हमारे सामने निकल कर आए, वो निकल कर आए हैं HDFC, निपॉन, टाटा और LIC का सेंसेक्स इंडेक्स फंड। लेकिन काम अभी भी हमारा यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें इन 4 में से भी अभी वो एक फंड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए अब हमने अपना अगला और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर लगाया रोलिंग रिटर्न्स का। अब रोलिंग रिटर्न का अगर मैं आप लोगों को सिंपल टर्म्स में मतलब समझाऊं, तो रोलिंग रिटर्न का मतलब होता है कि मैं कोई भी फंड उठा के देख लूं और किसी भी टाइम पीरियड के अंदर उस फंड को उठा के देख लूं, उसने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया, उसे हम कहते हैं रोलिंग रिटर्न। जैसे कि अगर हम HDFC की बात करें, तो HDFC के फंड ने 19 से 20 के अंदर कैसा परफॉर्म करा, या फिर 18 से 21 के अंदर कैसा परफॉर्म करा, या फिर 20 से 22 के अंदर कैसा परफॉर्म करा। तो यानी कि मैं कोई सा भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड उठा के देख लूं, फंड ने कैसा परफॉर्म करा बेंचमार्क के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे हम कहते हैं रोलिंग रिटर्न। तो जब मैंने इन चारों फंड्स की 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल की रोलिंग रिटर्न को एक दूसरे से कंपेयर करा, तो इन 4 में से सिर्फ 2 फंड्स हमारे सामने ऐसे निकल कर आए जिन्होंने सभी टाइम पीरियड के अंदर अपने बेंचमार्क को बीट किया, और वो 2 फंड्स हैं हमारे HDFC और निपॉन का सेंसेक्स इंडेक्स फंड। अब जब भी हम एक इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें पता होता है कि जो फंड मैनेजर है उसकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे एक अच्छी रिटर्न लाने के लिए। तो यहां पर हमेशा हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हमें सिर्फ वही फंड सिलेक्ट करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, क्योंकि जब फंड मैनेजर कोई एफर्ट्स ही नहीं डालना तो हम उसको ज्यादा कॉस्ट क्यों पे करें। तो यहां पर हमें ऐसा ही फंड सिलेक्ट करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो हमें कम से कम देखने को मिले। साथ ही साथ जब हम एक इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन इंडेक्स जितनी रिटर्न ला रहा है एटलीस्ट उतनी रिटर्न तो हमें मिले। तो इसलिए यहां पर हमारे लिए एक और चीज के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि है ट्रैकिंग एरर। अब ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है कि कोई फंड कितना अच्छी तरीके से किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को मिमिक कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। अब ट्रैकिंग एरर जितना कम से कम होगा किसी भी फंड का, यानी कि वो फंड उतना ही अच्छी तरीके से उस इंडेक्स को मिमिक कर पा रहा है, यानी कि उस फंड की रिटर्न भी आप लोगों को उस इंडेक्स से बहुत हद तक मिलती जुलती देखने को मिलेगी। तो इसलिए जब भी हम एक इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये 2 चीजों को चेक करना हमारा बहुत जरूरी है कि एक तो एक्सपेंस रेशियो हमारा फंड का कम से कम होना चाहिए, और दूसरा ट्रैकिंग एरर भी हमारा फंड का कम से कम होना चाहिए। और जब हमने इन दोनों फंड्स के ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करा एक दूसरे से, तो 2026 के लिए लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जो बेस्ट फंड हमारे सामने निकल कर आया, वो निकल कर आया HDFC का सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो वो भी हमें सबसे कम देखने को मिल रहा है 0.20% का, और ट्रैकिंग एरर की अगर हम बात करें तो वो भी हमें सबसे कम देखने को मिल रहा है 0.02 का। तो इन दोनों ही पैरामीटर्स के बेसिस पर जो बेस्ट फंड हमारे सामने निकल कर आया, वो निकल कर आया HDFC का सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन।
साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है, छोटे से छोटा भी अगर डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कैटेगरी के फंड के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।